आवाज आ रही है? गुड इवनिंग रुचि दीदी, आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? तो अब हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का। कल हमने लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की थी, और अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिक्री। और अगर समय रहा तो हम कोशिश करेंगे कि हम फॉरेन जजमेंट को भी कंप्लीट करें। तो बेसिकली मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप लोग एविडेंस की बेयर भी अगर हो सके तो सिविल प्रोसीजर कोड की बेयर के साथ साथ आप कोशिश करें कि आप इंडियन एविडेंस एक्ट की भी बेयर अपने साथ रख के बैठे, क्योंकि कोरिलेशन के टाइम वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आप सिविल प्रोसीजर कोड के साथ साथ एविडेंस की भी बेयर ले लीजिए। स्टार्ट करें? जी धन्यवाद कौस्तुभ जी। तो कल हमने सिविल प्रोसीजर कोड को लेकर के उसके स्ट्रक्चर को, नेचर को कवर किया था पूर्ण रूप से, और अब हमारा जो है डेफिनेशन क्लॉज समझने का टाइम स्टार्ट हो रहा था। तो हमने डेफिनेशन क्लॉज में भी सबसे पहले हमने सेक्शन 2 क्लॉज 1 को कवर किया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिक्री को और फाइनल फॉरेन जजमेंट को जो है पूरी तरीके से कवर करा पाऊँ। और मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हो सके तो सिविल प्रोसीजर कोड की बेयर के साथ साथ एविडेंस की भी बेयर अपने साथ लेकर के बैठें। वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब कोरिलेशन होगा तो उस टाइम पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो जब हम डिग्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये मेंस के साथ साथ, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें ज्यों का त्यों सेक्शन 2 क्लॉज 2 याद होना चाहिए। जैसे कि डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी with regard to all of the matter controversy in the suit. It may be either preliminary or final. It shall deem to include rejection of plaint or determination of any question within section 144, and it not include what? Any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order, or any order for dismissal for default. तो ये दो चीजों, ये सेक्शन 2 क्लॉज 2 आप, मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि आप कोशिश करिए कि आपको ये सेक्शन ज्यों का त्यों याद हो जाए। अब जब हम सेक्शन 2 क्लॉज 2 यानी कि डिग्री पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको जो है बेयर में मिलेंगी। तो आप कोशिश करिएगा कि मैं जब आपको चीज़ें बताना स्टार्ट करूं तो आप उसको बेयर में पलट पलट के देखने की कोशिश करिएगा। और डिग्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक वर्ड लिख लीजिए। लैटिन टर्म है डिक्रेटम, एक लैटिन टर्म है डिक्रेटम, जहाँ से डिग्री वर्ड डिराइव्ड हुआ है। डिग्री वर्ड डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म डिक्रेटम। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ कोर्ट हैविंग फोर्स ऑफ लॉ and is binding on the parties. Word decree derived from the Latin term decretum. It means order of court having force of law and is binding on the party. यानी कि ये जो होता है, ये क्या होता है, पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। और इसमें क्या होता है,
फोर्स ऑफ लॉ होता है। डिक्री वर्ड डिराइव करता है वर्ड डिक्रेटम से। अब मैं सबको कहना चाहूंगा कि आप ऑर्डर 45 खोल लीजिए, ऑर्डर 45 रूल 1। अभी मैं डिक्री सेक्शन 2 क्लॉज 2 पे बाद में आऊंगा, पहले मैं और चीजें चाहता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, तब हम डिक्री को स्टार्ट करें। तो आप ऑर्डर 45 रूल 1 खोल लीजिए और वहां पर आप देखेंगे कि ऑर्डर 45 रूल 1 में कहता है कि डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। एक डेफिनेशन आपको ऑर्डर 45 रूल 1 में भी मिल सकती है। ऑर्डर 45 रूल 1 कहता है डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। और जब आप इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 2 क्लॉज 14 पढ़ते हैं, जहां पर ऑर्डर की डेफिनेशन दी हुई है, तो जब आप ऑर्डर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहां कहा है कि एक सेकेंड, वहां पर साफ साफ दिया हुआ है ऑर्डर सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कि ऑर्डर मीन्स व्हाट? ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिक्री। और जब आप ऑर्डर 45 रूल 1 पढ़ते हैं तो वहां कहता है डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। और वहीं आप जब सेक्शन 2 क्लॉज 14 का ऑर्डर का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां कहता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ जो डिसीजन आ रहा है किसी सिविल कोड का, और वो जो डिक्री नहीं है, वही होगा ऑर्डर। इसके बाद जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 9 पढ़ते हैं, यानी कि जजमेंट की डेफिनेशन, तो कहता है कि जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। यानी कि जो आपका जजमेंट बनता है, या तो वो आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री बनता है या तो आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑर्डर बनता है। तो आपने यहां वर्ड डिक्रेटम से देखा कि लैटिन टर्म डिक्रेटम से डिराइव्ड होता है डिक्री वर्ड, और उसके बाद आपने देखा ऑर्डर 45 रूल 1 में कहता है कि डिक्री इंक्लूड्स ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर। और वहीं आप जब सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, तो वो क्या कहता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ जो भी डिसीजन आ रहा है किसी सिविल कोड का, अगर वह डिक्री नहीं है तो वो क्या होगा? ऑर्डर होगा। ठीक है। और हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 2 यानी कि डिक्री की डेफिनेशन ऑलरेडी कवर कर ली है, जो कि कहती है कि मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं और आप कोशिश करिए कि आपको भी याद हो जाए सारे डेफिनेशन क्लॉज। तो वो कहता है डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determine the right of the party with regard to all or any of the matter controversy in the suit. It may be either preliminary or final, and it shall deem to include rejection of plaint and determination of any question within section 144. But ये include क्या नहीं करता? तो any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. And दूसरी चीज क्या है? An order of dismissal for default. फिर हमने यहां पर कवर किया इंट्रो, ये आपका पूरा इंट्रो चल रहा था। फिर हमने जजमेंट का भी देखा सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, जो कहता है कि स्टेटमेंट गिवन बाय जज आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। ठीक है। अब बारी आती है कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को समझने की। तो जब आप डिक्री के सेक्शन 2 क्लॉज 2 के डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट आता है वो कहता है कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। अब यहां एडजुडिकेशन और डिसीजन में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना चाहिए। एडजुडिकेशन मतलब होता है जुडिशियल डिटर्मिनेशन, जहां पे जुडिशियल माइंड अप्लाई हो जाता है वही होता है एडजुडिकेशन। और जहां पर एप्लीकेशन नहीं होता है जुडिशियल माइंड का, वो होता है एज जनरल डिसीजन। तो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों टर्म आपस में, डिसीजन और एडजुडिकेशन। अगर आप देखें तो यहां डिसीजन जो होगा वो जीनस होगा और एडजुडिकेशन जो होगा वो स्पेसीज होगा। यानी कि एक बड़ा गोला बनेगा जो कवर करेगा डिसीजन को, और उस बड़े गोले में एक छोटा गोला बनेगा जो कि होगा एडजुडिकेशन। यानी कि जुडिशियल डिटर्मिनेशन जब होगा तो वही होगा एडजुडिकेशन। और सेक्शन 2 क्लॉज 2 में कहता है कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। अब इससे रिलेवेंट और इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा। आपने सुना होगा कंसेंट डिक्री या कॉम्प्रोमाइज डिक्री। आप जब कंसेंट डिक्री या कॉम्प्रोमाइज डिक्री देखते हैं और आप जब सेक्शन 96 यानी कि अपील पढ़ते हैं, तो अपील के सेक्शन 96 का क्लॉज 3 क्या कहता है
कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री को लेकर के कोई भी अपील नहीं होगी। वो क्यों रोकता है इसकी अपील को? क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का एडजुडिकेशन नहीं हुआ है, यानी कि जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई किया गया, यहां पार्टी ने आपस में ही कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। और इसको लेकर के एक केस है, अगर आप लिखना चाहें, संतोष कुमार वर्सेस करण देवी 2002 का केस है। संतोष कुमार वर्सेस करण देवी। ये तो था एक एग्जांपल। अब एक केस आप और नोट कर लीजिए, मदन नायक वर्सेस हंस बाला देवी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मदन नायक वर्सेस हंस बाला देवी। ये कहता है इफ द मैटर इज नॉट जुडिशियली डिटरमाइंड देन इट इज नॉट अ डिक्री। यानी कि अगर जुडिशियली डिटरमाइंड नहीं हो रहा है कोई मैटर तो वो डिक्री नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें केस लॉ, मदन नायक वर्सेस हंस बाला देवी, और कहता है इफ द मैटर इज नॉट जुडिशियली डिटरमाइंड देन इट इज नॉट अ डिक्री। तो हमने यहां पहला एसेंशियल एलिमेंट देखा कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। मैंने आपको यहां पे एक डायग्राम भी बताया, डिसीजन और उसके अंदर एडजुडिकेशन। मैंने आपको यहां पर एक बेस्ट एग्जांपल भी देने की कोशिश की कॉम्प्रोमाइज डिक्री को लेकर के। फिर मैंने आपको एक लीडिंग केस भी बताया, मदन नायक वर्सेस हंस बाला देवी का केस, जो कहता है कि अगर मैटर जो है जुडिशियली डिटरमाइंड नहीं हुआ है तो वह डिक्री नहीं होगा। अब बारी आती है इसके दूसरे एसेंशियल एलिमेंट की, जो कि कहता है अगर आप लोगों ने बेयर ली हो तो आप सारी चीजों को नोट डाउन करते जाइए। आप वहां पर लिखिए एडजुडिकेशन के पास कॉम्प्रोमाइज डिक्री नोट डाउन करिए। अगर आपने पेज लिया हो तो पेज पे लिखिए, एग्जाम्पल के तौर पे कंसेंट डिक्री को, केस लॉज लिखिए। और मैं जहां जहां भी रेफर करूंगा, जो डायग्राम्स आपको बता रहा हूं या काफी हेल्पफुल होंगे आपको मेंस राइटिंग में, तो चीजों को जो है आप नोट करते चले एक के बाद एक, और चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी, होपफुली क्लियर होती चलेंगी। अब बात आती है इसके दूसरे एसेंशियल एलिमेंट की। वो कहता है कि जो एडजुडिकेशन हुआ है वो सूट में होना चाहिए। एडजुडिकेशन मस्ट बी डन इन अ सूट। तो हमने एडजुडिकेशन तो समझ लिया, अब हमें समझना होगा सूट क्या है। तो अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पढ़ते हैं और आप उसके सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ते हैं, तो आपको डेफिनेशन क्लॉज में सूट की डेफिनेशन कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये जानना जरूरी होगा कि सूट क्या होगा, सूट आखिर कहते किसको है। आप अगर सेक्शन 26 की बात करें या ऑर्डर 4 की बात करें, जहां जो 2 रूल को कवर करता है, तो वहां इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात किया है, वहां सूट को नहीं डिफाइन किया गया कि सूट क्या होगा। तो सूट क्या होगा, इसके लिए एक लीडिंग केस है, अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। केस का नाम है हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड 1933 का केस है। हंसराज वर्सेस देहरादून इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड 1933। इस केस में कहा गया था कि सूट इज अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। सूट इज अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। अब मैं कुछ सेक्शंस को चाहूंगा कि आप बेयर में पलटें और उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर हमने तो यहां हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज लिमिटेड केस में केवल समझा कि सूट क्या है। अब अदर प्रोविजंस जो सीपीसी में है, क्योंकि मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं आपको 51 ऑर्डर्स पूरे बैठा के पढ़ा पाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जब आपको सब्सटेंटिव पार्ट पढ़ा रहा हूं तो प्रोसीजर से आपको कोरिलेट करके कवर कराने की कोशिश करूं। और मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में सेक्शन 121 से 131 तक खत्म कर चुका हूं। तो अब हमारे पास सेक्शन 158 टोटल है सीपीसी में। अब हमारे को पढ़ने के लिए बचते हैं लगभग 147 सेक्शंस, और वो कवर करने के बाद आपकी सीपीसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आप जब देखेंगे सेक्शन 26, आप लोग अपनी बेयर लिए हो अगर आप लोगों ने, तो अपनी बेयर में आप सेक्शन 26 खोल लीजिए। और सेक्शन 26 कहता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होगा। तो वहां पर दिया हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। किस मैनर में? जिस मैनर में ऑर्डर 6 में और ऑर्डर 7 में बताया है, उसको फॉलो करते हुए। ऑर्डर 6 में किसके रूल्स बताता है? प्लीडिंग के। और ऑर्डर 7 में क्या बताता है? प्लेंट। वही आप ऑर्डर 8 में जाएंगे तो रिटन स्टेटमेंट।
9 में जाएंगे अपीयरेंस ऑफ पार्टी, 10 में जाएंगे एग्जामिनेशन। तो यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, अगर आपने प्लेंट प्रेजेंट कर दिया तो सूट इंस्टीट्यूट हो गया। और ये किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए होना चाहिए? ऑर्डर 6 को और ऑर्डर 7 को। ऑर्डर 6 में प्लीडिंग की बात करता है, ऑर्डर 7 में प्लेंट की बात करता है। प्लेंट प्लेंटिव द्वारा दायर किया जाता है और उसको लेकर के डिफेंडेंट द्वारा रिटन स्टेटमेंट दिया जाता है, जो कि आपको ऑर्डर 8 में मिलेगा। अब यहां पर सेक्शन 26 में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो है पढ़नी है, जो कि साफ साफ दिया हुआ है कि एवरी फैक्ट प्रूव्ड बाय एफिडेविट, और ये 2002 में अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आपने बेयर ली हो तो आप इसको मार्कर से हाईलाइट कर लीजिए कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट दिया हुआ है सेक्शन 26 में। फिर उसने क्या कहा कि आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ऑर्डर 6 को और ऑर्डर 7 को। और उसके साथ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी जो फैक्ट है वो एफिडेविट द्वारा क्या होने चाहिए, प्रूव्ड होने चाहिए। और ये 2002 में जोड़ा गया है, यानी कि ये शुरुआत से सेक्शन 26 के साथ ये प्रोविजन ऐड नहीं था। तो आपने सेक्शन 26 देखा। अब अगर आप लोगों ने अपनी बेयर ली हो तो आप ऑर्डर 4 पे चले जाइए, सीपीसी के ऑर्डर 4 को खोल लीजिए आप लोग। अब आप जब सीपीसी का ऑर्डर 4 खोलते हैं तो आप देखते हैं वहां पे 2 रूल दिए हुए हैं, और 2 रूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्लेंट जो है आपका डुप्लीकेट में होना चाहिए। अब देखिए, आप सेक्शन 26 को रीड विथ ऑर्डर 4 रूल 1 एंड रूल 2 करके अगर एक साथ पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को, तो ये क्या कहता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के साथ ये क्या जोड़ता है कि सूट आपका इंस्टीट्यूट कब होगा, जब आपको ये पॉइंट्स बनाने होंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए जो ऑर्डर 6 में दिया है प्लीडिंग में, ऑर्डर 7 में जो दिया है प्लेंट में, इन डुप्लीकेट होना चाहिए, ये कहां पर दिया हुआ है, ऑर्डर 4 में। और अगर आप प्लेंट इन डुप्लीकेट नहीं देते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां, प्लेंट इन डुप्लीकेट जो है ये 1999 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि प्लेंट इन डुप्लीकेट जो है 2002 में हुआ था या 1999 में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। प्लेंट इन डुप्लीकेट की बात 1999 में जो है इसको ऐड किया गया। और सेक्शन 26 में जो आपने पढ़ा कि एवरी फैक्ट प्रूव्ड बाय एफिडेविट होना चाहिए, वो ऐड किया गया था 2002 में। अब अगर आप मान लीजिए कि आप इन डुप्लीकेट नहीं फाइल करते हैं तो क्या होगा? तो जब आप ऑर्डर 7 पढ़ेंगे, ऑर्डर 7 में प्लेंट दिया हुआ है, तो जब आप ऑर्डर 7 का रूल 11 देखेंगे, आप ऑर्डर 7 रूल 11 देखिए अगर आपने बेयर ली हो तो ऑर्डर 7 का रूल 11 क्या कहता है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है। यानी कि अगर आपने डुप्लीकेट नहीं दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लेंट, आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने डिग्री की डेफिनेशन देखी सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। हमने इसका पहला एसेंशियल एलिमेंट देखा कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब क्या, जुडिशियल डिटर्मिनेशन, यानी कि डिसीजन और फिर एडजुडिकेशन। फिर हमने क्या देखा कि जहां पर जुडिशियल डिसीजन नहीं होगा यानी एडजुडिकेशन नहीं होगा, वो डिग्री नहीं होगी। इसको लेके हमने एक एग्जांपल भी पढ़ा कंसेंट डिग्री का, हमने केस लॉ भी देखा। अब हमने हमारे दूसरे एसेंशियल एलिमेंट पे, वो क्या था कि एडजुडिकेशन जो होना चाहिए वो सूट में होना चाहिए, किसी सूट को लेकर के होना चाहिए। तो यहां जानना जरूरी था कि सूट क्या है। तो इसके लिए हमने केस देखा, क्योंकि ये बेयर में तो कहीं डिफाइंड है नहीं कि सूट क्या है। तो इसको लेकर के हमने केस लिखा, हंसराज मेहता वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, क्योंकि उस समय ट्रामवे ही चलती थी, 1933। वहां हमने सूट को देखा। फिर हम लोग गए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के जब हमने देखा तो हमने पढ़ा सेक्शन 26 को। और सेक्शन 26 क्या कहता है कि आप प्रेजेंट करेंगे प्लेंट को, क्या प्रोसीजर फॉलो करते हुए, ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 को। और जो आपका प्लेंट होना चाहिए उसमें जितने भी फैक्ट हैं आपके वो प्रूव्ड होने चाहिए एफिडेविट द्वारा। और ये ऐड कब किया गया था? 2002 में ऐड किया गया था। इसके बाद आपने ऑर्डर 4 भी आज खत्म कर लिया, सेक्शन 26 भी खत्म कर लिया। ऑर्डर 4 आपके क्या कहता है? ऑर्डर 4 कहता है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि प्लेंट मस्ट बी इन डुप्लीकेट। और अगर आपका ये नहीं होगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये आपने ऑर्डर 7 के रूल 11 में देखा कि आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। और प्लेंट दायर कौन करता है? तो प्लेंटिव दायर करता है। तो हमने यहां पर 2 एसेंशियल एलिमेंट्स को कवर कर लिया।
अब बारी आती है राइट ऑफ पार्टी इन कंट्रोवर्सी। तो देखिए यहां जो पार्टीज के राइट्स की बात किया गया है, चाहे वो सब्सटेंटिव राइट हो और चाहे वो प्रोसीजरल राइट हो जो कि कंट्रोवर्सी में है, उनको लेकर के सूट इंस्टीट्यूट हुआ था और वहां पर एडजुडिकेशन आया था। फिर से समझिए कि जो पार्टीज के राइट जो हैं जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, राइट ऑफ पार्टीज को लेकर के, तो यहां राइट ऑफ पार्टीज जो है वो केवल सब्सटेंटिव ही नहीं, प्रोसीजरल राइट्स और सब्सटेंटिव राइट दोनों को इंक्लूड करता है। अब बारी आती है, आपने देखा होगा, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप जब सेक्शन 2C पढ़ते हैं तो वहां पर बताया है पार्टीज को लेकर के कि एक प्रोमिसर होगा, एक प्रोमिसी होगा, दो पार्टीज होती हैं। तो सूट भी जब इंस्टीट्यूट होता है, अगर सिविल सूट इंस्टीट्यूट होता है, तो आपने सुना होगा एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। तो सिविल सूट में एक पार्टी प्लेंटिफ होती है, एक पार्टी डिफेंडेंट होती है। जब डिसीजन आ जाता है और उसके खिलाफ जब अपील होती है तो एक अपीलांट होता है, एक रिस्पोंडेंट होता है। और इन दोनों के बीच में एक और दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, क्योंकि अगर आपका कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टांस आपने सूट इंस्टीट्यूट किया और वहां पर डिग्री पास हो गई, तो जाहिर सी बात है कि वह किसी एक व्यक्ति के फेवर में होगी और किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट जा रही होगी। तो यहां पर हम डेफिनेशन ही क्लॉज के दो क्लॉज को और कवर करेंगे। किसको? एक डिग्री होल्डर जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है या ऑर्डर पास हुआ है, और दूसरा जजमेंट डेटर। और डिग्री होल्डर को आप जजमेंट क्रेडिटर भी कह सकते हैं। कल को अगर आपसे पूछ ले कि जजमेंट क्रेडिटर कहां डिफाइंड है, तो डिग्री होल्डर को आप जजमेंट क्रेडिटर भी कह सकते हैं। हालांकि बेयर में डिग्री होल्डर ही दिया हुआ है, और डिग्री होल्डर कहां दिया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा सेक्शन 2 क्लॉज 3 में। अब आपने यहां पर जाना प्लेंटिफ डिफेंडेंट, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, एक ने प्लेंट डाला, एक ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया। उसके बाद क्या हुआ, डिग्री पास हुई तो जिसके फेवर में जाएगी वो डिग्री होल्डर हो जाएगा, जिसके अगेंस्ट जाएगी वो जजमेंट डेटर हो जाएगा। डिग्री होल्डर कहें या जजमेंट क्रेडिटर कहें, ये आपका 2 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। और जजमेंट डेटर आपका 2 क्लॉज 10 में दिया हुआ है, जिसके अगेंस्ट डिग्री पास होती है या जिसके अगेंस्ट आपको अपना ऑर्डर क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, जो आपके फेवर में आया है। तो आपने डिग्री होल्डर देखा, जजमेंट डेटर देखा, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, डिग्री होल्डर, जजमेंट डेटर, अपील फाइल, अपीलांट एंड रिस्पोंडेंट। अब जो है इसका चौथा एसेंशियल एलिमेंट है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। तो जो भी यहां पे डिटर्मिनेशन होगा, मैंने क्या कहा, एडजुडिकेशन मींस व्हाट, जुडिशियल डिटर्मिनेशन। और जो ये जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगा ये कैसा होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से कुछ बचा ना हो। तो जो भी यहां पर एडजुडिकेशन हो रहा है, जिसमें पार्टीज के राइट को, जो कंट्रोवर्सी इन सूट हैं जिनको लेकर के सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, चाहे वो प्रोसीजरल राइट थे या सब्सटेंटिव राइट थे, वहां पर जो डिटर्मिनेशन होगा वो कैसे, किस नेचर का होना चाहिए, कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। अब बारी आती है इसके पांचवें और लास्ट एसेंशियल एलिमेंट की, जो कि कहता है फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब ये है, इसके लिए आपको एक केस लिख लेना चाहिए, शिव शक्ति कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस स्वराज डेवलपर्स। अब जो है हमें समझना चाहिए कि फॉर्मल एक्सप्रेशन आएगा कैसे डिग्री का। तो इसके लिए आप सब अपनी बेयर का ऑर्डर 20 खोल लीजिए, जो कि जजमेंट एंड डिग्री की बात करता है। अगर आपने अपनी बेयर ली हो तो आप ऑर्डर 20 पे जाइए। ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिग्री की बात करता है। ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिग्री। और जब आप ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिग्री के पार्ट पे जाएंगे तो आपको ऑर्डर 20 का रूल 6 बताता है कि कंटेंट ऑफ डिग्री क्या होगा। आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा, सीआरपीसी में आपने सेक्शन 211 पढ़ा होगा
चार्ज का कंटेंट बताता है। आपने सेक्शन 102 पढ़ा होगा, बॉन्ड का कंटेंट बताता है। सेक्शन 61 पढ़ा होगा जो कि बताता है समन का कंटेंट। आपने सेक्शन 70 पढ़ा होगा जो कि वारंट का कंटेंट बताता है। वैसे ही ऑर्डर 20 का रूल 6 बताता है कंटेंट ऑफ डिक्री, यानी कि कोई भी डिक्री क्या क्या चीजें कंटेन करेगी, ये पूरी लिस्ट दी हुई है ऑर्डर 20 रूल 6 में आपको। और उसके बाद आप ऑर्डर 20 रूल 6A जब पढ़ेंगे तो वो बताता है प्रिपरेशन ऑफ डिक्री। और प्रिपरेशन ऑफ डिक्री पढ़ने से पहले आपको ऑर्डर 20 का रूल 1 पढ़ लेना चाहिए। ऑर्डर 20 का रूल 1 क्या कहता है कि जो जजमेंट पास होगा, जब पूरा ट्रायल खत्म हो जाएगा तो क्या पास होता है, जजमेंट पास होता है। जब फाइनल हियरिंग हो जाती है तो जजमेंट पास होता है। और जब जजमेंट पास होगा तो जजमेंट आपका कितने दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 30 डेज के अंदर आपका जजमेंट बन के आ जाना चाहिए। और किसी सिचुएशन या किसी रीजन की वजह से अगर नहीं हो पाता है तो ये फर्दर 30 डेज एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 60 डेज यहां पर आपका हो सकता है। और जनरल रूल 30 डेज की बात करता है। तो मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को आपका जजमेंट पास हो गया ऑर्डर 20 रूल 1 के हिसाब से। अब डिग्री कितने दिन के अंदर पास हो जानी चाहिए जजमेंट बन जाने के बाद, यानी कि जजमेंट पास हो जाने के बाद। तो जब आप ऑर्डर 20 रूल 6A पढ़ते हैं तो वो कहता है 15 दिन के अंदर, यानी कि विद इन 15 डेज। और इसी को आप को रिलेट कर लीजिए ऑर्डर 20 के रूल 7 से, जो कि बताता है डेट ऑफ डिग्री। और ये सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं फिर से कवर करूंगा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन को मैं पूरी तरीके से एक बार फिर कवर अप करूं। तो आप जब ऑर्डर 20 रूल 7 पढ़ेंगे जो कि डेट ऑफ डिग्री की बात करता है, तो वो कहता है कि डिग्री में वही डेट मेंशन होगी जिस दिन जजमेंट पास हुआ है। और जब अब हम लोग फॉर्मल एक्सप्रेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मल एक्सप्रेशन, तो फॉर्मल एक्सप्रेशन में आपको समझने के लिए ऑर्डर 20 के रूल 6 को, रूल 6A को और रूल 7 को देखना होगा। वहां से इसका फॉर्मल एक्सप्रेशन बन के आता है। वहां बताता है ऑर्डर 20 के रूल 6 में कंटेंट ऑफ डिग्री। आपको रिलेट करना चाहे तो कर सकते हैं CRPC के सेक्शन 211 से, जो कि कंटेंट ऑफ चार्ज की बात करता है। आप चाहें तो बॉन्ड के कंटेंट से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि 102 में दिया हुआ है, समन 61 में दिया हुआ है, वारंट 70 में दिया हुआ है। वैसे ही यहां भी एक कंटेंट की बात करता है डिग्री को लेकर के ऑर्डर 20 रूल 6 में। फिर आप जब ऑर्डर 20 रूल 6A पढ़ते हैं तो उसके प्रिपरेशन की बात करता है, और वो उसको पढ़ने के लिए आपको ऑर्डर 20 रूल 1 पढ़ना होगा, यानी कि जजमेंट पास हुआ उसके बाद 15 दिन के भीतर। और जब आप ऑर्डर 20 का रूल 7 पढ़ते हैं तो वह बताता है कि डिग्री में जो डेट मेंशन होगी वो डेट होगी जिस दिन जजमेंट पास हुआ है, ना कि वो डेट जिस दिन डिग्री पास हुई है। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर 20 के सारे प्रोविजंस देख लिए हों तो आप एक बार फिर रिवर्स जाकर के सेक्शन 33 खोल लीजिए CPC का। सेक्शन 33 CPC खोल लीजिए आप लोग। और जब आप CPC का सेक्शन 33 पढ़ेंगे तो कहता है जजमेंट डिग्री फॉलोज द जजमेंट, यानी डिग्री किसको फॉलो करेगी, जजमेंट को। यही चीज हमने कहां पढ़ी, ऑर्डर 20 में पढ़ी। और मैं आपको पूरा जब समराइज करूंगा तो मैं पूरे सेक्शंस को जितने भी हम लोगों ने कवर किया है या हमने प्रोसीजरल पार्ट के जिन ऑर्डर के रूल को कवर किया है मैं सब बताता चलूंगा आपको, क्योंकि जब आगे की हमारे क्लासेस चलेंगी या अगले टॉपिक्स आएंगे तो मैं इन सेक्शंस को दोबारा से कवर नहीं करूंगा। जैसे कि मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 1 पढ़ाया था कि कोड इंक्लूड रूल्स, फिर मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 18 बताया था रूल इंक्लूड्स शेड्यूल 1, सेक्शन 122, सेक्शन 125। फिर मैं आपको पार्ट 10 पे ले गया जहां मैंने सेक्शन 121 और 131 कवर कराया। तो अब ये आने वाली किसी भी क्लास में इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अब आज हमने क्या पढ़ा, डिग्री पढ़ा। डिग्री को लेकर के हमने CPC में क्या क्या प्रोविजंस पढ़े, तो डिग्री को लेकर के हमने सेक्शन 2 क्लॉज 2 पढ़ा जहां हमने उसके डेफिनेशन को देखा। फिर हमने क्या पढ़ा,
ऑर्डर 45 रूल 1 पढ़ा जो कहता है डिक्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑर्डर टू रूल 14 जो कि क्या कहता है, ऑर्डर की डेफिनेशन बताता है और कहता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ जो भी सिविल कोर्ट का डिसीजन आया होगा और जो कि डिक्री नहीं होगा वो होगा ऑर्डर। हमने सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जजमेंट पढ़ा। जजमेंट में हमने क्या पढ़ा कि जजमेंट मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय जज आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। और इसमें भी एक बड़ा प्यारा सा एक जो है डायग्राम बनेगा, आप जीनस बना लीजिए जजमेंट को और उसमें दो छोटे छोटे गोले आप डाल सकते हैं जो कि एक आपका होगा ऑर्डर और एक होगा आपका डिक्री। मेरे पास अभी A4 पेज नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता। खैर आप लोग कोशिश करिए, अगर कोई अपनी फोटो सेंड करना चाहे तो सेंड कर सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं देख के बता सकता हूं। तो हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 2 देखा, हमने सेक्शन 2 क्लॉज 9 देखा, हमने सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखा, हमने जजमेंट डेटर देखा 2 क्लॉज 3 में, सॉरी जजमेंट क्रेडिटर देखा 2 क्लॉज 3 में, हमने जजमेंट डेटर देखा 2 क्लॉज 10 में, हमने डेफिनेशन क्लॉज की इतनी सारी चीजों को कवर किया। उसके बाद हम ऑर्डर 45 के रूल 1 को पे गए जो कि कहता है डिक्री इंक्लूड फाइनल ऑर्डर। हमने ऑर्डर 45 को कवर किया, के रूल 1 को कवर किया। फिर हमने एडजुडिकेशन देखा जहां पे हमने कंसेंट डिक्री या कॉम्प्रोमाइज डिक्री की बात की, इसको लेकर के हमने अपील का सेक्शन 96 क्लॉज 3 देखा। फिर हम सूट पे गए, जब हम सूट पे गए तो हमने सेक्शन 26 भी यहीं कवर कर लिया जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात करता है, जो कहता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट प्लस ऑल फैक्ट प्रूव्ड बाय एफिडेविट एडेड 2002, फॉलो प्रोसीजर ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 6 प्लीडिंग, ऑर्डर 7 प्लेंट। हम फिर ऑर्डर 4 पे गए जहां हमने ऑर्डर 4 में देखा कि एक वहां 1999 में जोड़ दिया गया है कि प्लेंट मस्ट फाइल इन डुप्लीकेट। फिर हमने ऑर्डर 7 रूल 11 में इसका इफेक्ट देखा कि अगर आपने प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया है तो क्या इसका इंपैक्ट आएगा, आपका प्लेंट ही रिजेक्ट हो जाएगा और आपके प्लेंट रिजेक्ट होने पे डिफेंडेंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। यहां पे टोटल लॉस प्लेंटिफ का होगा। तो हमने एडजुडिकेशन देखा, सूट देखा, फिर हम लोगों ने देखा पार्टीज के राइट को लेकर के कंट्रोवर्सी जो है वो कौन से राइट्स हो सकते हैं, तो प्रोसीजरल भी हो सकते हैं, सब्सटेंटिव भी हो सकते हैं। फिर प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव राइट्स को खत्म करने के बाद हम गए फॉर्म कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन पे। अब जैसे आप इंटरलोकेटरी ऑर्डर देखेंगे तो वहां पे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होता। फिर उसके बाद हम गए फॉर्मल एक्सप्रेशन पे जहां पे हमने ऑर्डर 20 के रूल 6 को, रूल 6A को, रूल 7 को और रूल 1 को पढ़ा। तो हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 2 कंप्लीट होता है। अब जब हम मतलब पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता है, मतलब हाफ पोर्शन इसका कवर हो गया। अब यहां पर आपकी जो चीजें बचती हैं वो मेनली 3 चीजें बचती हैं और मैंने जो एनालिसिस किया है मैं उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा। आप जब सेक्शन 2 क्लॉज 2 पढ़ते हैं यानी कि डिक्री की डेफिनेशन, तो कहता है डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determine the right of the party with regard to all or any of the matter controversy in the suit. It may be either preliminary or final. अब इसके बाद देखिए, it shall deem to include क्या rejection of plaint और determination of any question within section 144. तो एक्सप्रेसली 2 चीजों को डिग्री की डेफिनेशन में इंक्लूड करने के पीछे क्या रीजन है। और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि सीपीसी में हमें मिलती हैं, उनको यहां पर क्यों नहीं डाला। इन्हीं 2 चीजों को इसने एक्सप्रेसली क्यों बताया हमें कि देखो यह भी दोनों डिग्री होगा। आखिर क्या जरूरत थी हमें इन दोनों को बताने की कि यह भी दोनों डिग्री है। तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि डिग्री की जो हमने एसेंशियल्स को पढ़ा, कहीं ना कहीं रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 यानी रेस्टिट्यूशन में क्या है, कोई ना कोई एसेंशियल डिग्री का जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया हुआ है लैप्स कर रहा है। चूंकि लैप्स कर रहा है तो वो डिग्री हो नहीं सकता और इसको बनाना है उन दोनों को डिग्री, यानी सेक्शन 2 क्लॉज 2 को उन दोनों को डिग्री बनाना है। इस वजह से उसने एक्सप्रेसली इन दोनों को यहां मेंशन कर दिया कि भले ही ये दोनों डिग्री के किसी एसेंशियल एलिमेंट को कवर ना करते हो, कंटेन ना करते हो, फिर भी आप इनको डिग्री ही मानेंगे।
अब जब आप पढ़ेंगे कि व्हाट इट एक्सक्लूड, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 एक्सक्लूड क्या करता है, तो कहता है डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट और एनी एडजुडिकेशन यानी जुडिशियल डिसीजन फॉर विच अपील लाइज एज एन अपील फॉर एन ऑर्डर। अब बात आती है कि इन्हीं दोनों को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड क्यों कर रहा है, और भी तो काफी चीजें हैं। तो यहां भी मेरा यही एनालिसिस है, पता नहीं मैं कहां तक सही हूं या गलत हूं। अगर आप में से कोई अगर किसी बुक का रेफरेंस ले रहा हो और पढ़ रहा हो, तो अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं, या इससे रिलेटेड अगर किसी के पास कोई जानकारी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकता है। तो यहां पर एक्सप्रेसली दो चीजों को क्यों एक्सक्लूड कर रहा है, तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं ये दोनों डिग्री के सारे ही एसेंशियल को कवर करते होंगे। चूंकि ये कवर कर रहे हैं तो इन्हें डिग्री होना चाहिए था, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 2 इन्हें नकार दे रहा है, इन्हें अपने घर में जगह नहीं दे रहा। किसको किसको? ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट और एनी एडजुडिकेशन यानी जुडिशियल डिसीजन जिसकी अपील लाई हो रही है। कैसे? जैसे एक ऑर्डर की अपील लाई होती है और ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होती, ये सबको पता होगा, और नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, ऑर्डर की केवल फर्स्ट अपील होती है। और इसको लेकर के आपको पढ़ना होगा सेक्शन 104 और ऑर्डर 43, वहां पर बताया हुआ है कि किन किन ऑर्डर्स पे अपील लाई होगी। और ऑर्डर को लेकर के हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 2 क्लॉज 14, जहां हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी फॉर्मल एक्सप्रेशन से के साथ जुडिशियल डिसीजन आ रहा है किसी सिविल कोर्ट का जो डिग्री नहीं है, वो होगा ऑर्डर। और ऑर्डर की अपील कैसे लाई होगी, तो ये बता रहा है सेक्शन आपका 104 रीड विथ ऑर्डर 43, और ऑर्डर की सेकंड अपील लाइज नहीं होती। तो हमने यहां देखा डीम्ड डिग्री में दो चीजें, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, जो कि रेस्टिट्यूशन की बात करता है। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आपको कहां मिलेगा, तो इसके लिए फिर आपको सीपीसी के ऑर्डर 7 के रूल 11 को देखना होगा। वहां पर बताया हुआ है कि किन किन ग्राउंड्स पे प्लेंट का रिजेक्शन होगा। ऑर्डर 7 रूल 10 में रिटर्न ऑफ प्लेंट बताया है, ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बताया है, ऑर्डर 7 रूल 13 में बताया है कि आप बार नहीं होगा, अगर आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जा रहा है तो ये बार नहीं होगा कि आप फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते या फर्दर प्लेंट फाइल नहीं कर सकते, आप फिर से फाइल कर सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं एनी डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 144, और मैंने आपको पहले भी बताया वो रेस्टिट्यूशन की बात करता है। रेस्टिट्यूशन को लेकर के आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस के बाद, जहां पर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वहां बताया गया था कि रेस्टिट्यूशन होगा या नहीं होगा, तो आप उससे थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। आप फिर रेस्टिट्यूशन को लेकर के जब सीपीसी में आते हैं तो सेक्शन 144 बताया दिया हुआ है। अब हालांकि हम कोशिश करूंगा मैं कि हाँ, जब हम आगे बढ़े तो मैं वहां अलग से सेक्शन 144 को कवर करूं, लेकिन आप एक बार यहां भी समझ लीजिए कि सेक्शन 144 है क्या। ए वर्सेस बी का एक सूट लाई होता है सिविल कोर्ट में, ए वर्सेस बी का जब सूट लाई होता है सिविल कोर्ट में, और सूट जो है फेवर में आ जाता है ए के, तो ए बन गए जजमेंट क्रेडिटर या डिग्री होल्डर 2 क्लॉज 3 में। जिनके अगेंस्ट पास हुआ वो हो गए जजमेंट डेटर सेक्शन 2 क्लॉज 10 में। अब जजमेंट डेटर ने क्या किया, एक अपील फाइल कर दी, तो ये बन गए अपीलांट, यानी कि बी बन गए अब अपीलांट और ए बन गए रिस्पोंडेंट। और वहां पर अपीलेट कोर्ट ने कोर्ट एट फर्स्ट इंस्टांस की डिग्री को रिवर्स कर दिया, यानी कि जो पहला सूट इंस्टीट्यूट हुआ था जो कि ए के फेवर में गया था, और फेवर में जाने की वजह से उसने डिग्री का एग्जीक्यूशन कराया, जिस वजह से उसने काफी चीजों को होल्ड कर लिया, क्योंकि उसको राइट उसके डिटरमाइन हो गए कंक्लूसिवली, तो उसको जिस राइट को लेकर के उसने क्लेम किए था वो क्लेम उसके फेवर में आया, तो वो उसको क्लेम करेगा। लेकिन जब अपील हुआ तो वहां पर वो डिग्री फिर से रिवर्स होने आने की वजह से अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि यहां पे होता है रेस्टिट्यूशन का प्रोसीजर फॉलो, जो कि दिया हुआ है आपके सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी में। तो पहली बात तो 144 ये कहता है। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कहता है। वो कहता है कि मान लीजिए ए और बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में बी ने ब्रीच किया, या कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का था कि वो इन्फोर्सिएबल ही नहीं था,
और ए ने कोई लाभ ले लिया है। अब क्या होगा, अब बी जो जाएंगे इनके खिलाफ सिविल सूट दायर करेंगे। अब मान लीजिए कि इनका सिविल सूट दायर करने के बाद जो सूट था वो रिजेक्ट हो गया, तो यहां पर बी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन को लेकर के कि चलिए ठीक है, हमारा सूट जो है रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया, हमारी सूट पे ट्रायल नहीं चलेगा, प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैं एक एप्लीकेशन लगा रहा हूं रेस्टिट्यूशन के लिए। तो आपने यहां पर देखा कि डिग्री क्या इंक्लूड करती है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में आपने देखा तो वहां आप ऑर्डर 7 रूल 10 देख लीजिए, रिटर्न ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और ऑर्डर 7 रूल 13 कि प्लेंट रिजेक्ट होने के बाद भी आप दोबारा से प्लेंट लाई कर सकता है, आपका वो बार नहीं होगा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पॉइंट ना क्लियर हुआ हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अब बात आता है डिक्री यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 जिन दो चीजों को एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर रहा था, यानी अपने घर में जगह नहीं दे रहा था, वो क्या थे, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, एन ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। इसको लेकर के आपको अगर एग्जांपल्स ढूंढने हो तो आप सीधा सीधा ऑर्डर 9 पे चले जाइए जो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज की बात करता है, वहां आपको मिल जाएंगे। एक इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कि प्लेंटिफ ने कोर्ट फी नहीं पे की तो उसका सूट डिसमिस हो गया, तो यहां ऑर्डर पास हो गया कि आपने डिफॉल्ट किया, इसकी वजह से डिसमिसल का ऑर्डर पास हो गया। तो आप इसको सेक्शन ऑर्डर 9 में आपको काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगे डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट के लिए लेकर के। अब बारी आती है एनी एडजुडिकेशन फॉर विच अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। एनी एडजुडिकेशन, थैंक यू रुचि दीदी, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। एडजुडिकेशन यानी जुडिशियल डिसीजन जिसके खिलाफ क्या हो रही है, अपील लाई होगी। कैसे अपील लाई होगी, जैसे ऑर्डर को लेकर के होती है। ऑर्डर को लेकर के अपील कैसे होती है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ऑर्डर की सेकंड अपील नहीं होती, लेकिन डिक्री की सेकंड अपील भी होती है और फर्स्ट अपील भी होती है। आपको ऑर्डर 41, 42 में ये भी मिल जाएगा। और जैसे ही आप ऑर्डर 43 में जाएंगे तो वहां ऑर्डर की अपील की बात करता है, और ऑर्डर की अपील को लेकर के क्या कहता है कि ऑर्डर की केवल फर्स्ट अपील होगी, सेकंड अपील ऑर्डर की नहीं होती है। तो आप ऑर्डर 43 रीड विद सेक्शन 104 कर लीजिए, तो जब हम सेक्शन 104 पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैं आपको सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 वहां चलकर मैं कवर करूंगा। आप बस यहां पर मोटा मोटी समझ लीजिए कि जिन चीजों को एक्सक्लूड कर रहा है उसमें इन दोनों चीजों को। और हाँ, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 इसको डीम्ड डिक्री भी कहा जाता है इन दोनों को। यानी हमने डिक्री देखा, डीम्ड डिक्री देखा, ऑर्डर देखा, जजमेंट देखा, डिक्री की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा उनको जाना। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है डिक्री का, वो बचता है प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। और इसके बाद हमारा सेक्शन 2 क्लॉज 2 यानी कि डिक्री पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब बारी आती है प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री की, यानी काइंड ऑफ डिक्री की। तो आप सेक्शन 2 क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो वहीं पे इसको दिया हुआ है, और जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 2 का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो वहां इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और सिंपली कहा है कि फाइनल डिक्री क्या होगा, जहां पर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन हो चुका हो, जहां कुछ बताने को बचा ही ना हो, वो होगी फाइनल डिक्री। अब क्वेश्चन रेज होता है कि क्या फाइनल डिक्री एक ही फाइनल डिक्री होती है कि नंबर्स ऑफ फाइनल डिक्री हो सकती है। तो इसको लेकर के केस है, अगर आप नोट करना चाहें फाइनल डिग्री को लेकर के कि नंबर्स ऑफ फाइनल डिग्री, तो शंकर वर्सेस चंद्रकांत का केस है 1995। शंकर वर्सेस चंद्रकांत 1995। इसमें साफ साफ कहा था कि फाइनल डिग्री जरूरी नहीं कि एक ही हो,
नंबर्स ऑफ फाइनल डिग्री हो सकती है। शंकर वर्सेस चंद्रकांत 1995 हमने फाइनल डिग्री देखा, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 में दिया है। सेक्शन 2 क्लॉज 2 के एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन किया है। और हमने शंकर वर्सेस चंद्रकांत का केस देखा, जहां पे कहा है कि फाइनल डिग्री जो है नंबर्स में हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं कि एक ही फाइनल डिग्री हो। अब बारी आती है पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। मैं उल्टा चल रहा हूं, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी, पार्टली फाइनल, और फिर प्रिलिमिनरी पे आएंगे। फिर हम उसके बाद प्रिलिमिनरी, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल, और फिर फाइनल पे जाएंगे। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि पूरा टॉपिक जो आज हमने पढ़ा उसको समराइज करूं। यहां पर अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए ठीक। तो हमने फाइनल डिग्री देखा। फाइनल डिग्री के बाद बारी आती है पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल की। अब जब बारी आती है पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल की, तो मान लीजिए कि एक सूट इंस्टीट्यूट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के अगर सूट इंस्टीट्यूट होगा तो कहां होगा? हम जब सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि सूट इंस्टीट्यूट होगा जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सेक्शन 17 जब पढ़ेंगे तो कहता है कि अगर वो पार्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टली एक डिस्ट्रिक्ट में और पार्टली दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो कहां की कोर्ट में लाई होगा? किसी भी एक कोर्ट में आप उसको ले जा सकते हैं। और जब आप सेक्शन 18 पढ़ेंगे कि अनसर्टेन है, तो अनसर्टेन में भी आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एक में ले जाकर के फाइल कर सकते हैं। हालांकि यहां हम पढ़ क्या रहे हैं? पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। तो पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल में आपको समझना होगा कि मान लीजिए कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई आपने सूट इंस्टीट्यूट किया, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के जब आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे जिसका की पोजीशन सामने वाला ऑलरेडी होल्ड करके बैठा हुआ है, तो आपका वहां मैसने प्रॉफिट भी ऐड हो जाएगा। जब आप ऑर्डर 6 पढ़ते हैं, सॉरी ऑर्डर 7, तो वहां पे मनी सूट को लेकर के भी बताया ऑर्डर 7 रूल 2 में, और वहां साफ साफ बताया मैसने प्रॉफिट को लेकर के भी कि वहां पे जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स्ड अमाउंट आपको बताना होगा आपके प्लेंट में। आप कोई भी सम बता सकते हैं जो कि अप्रॉक्स में हो, क्योंकि मैसने प्रॉफिट जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 12 में, तो वहां साफ साफ दिया हुआ है कि वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, और वो लमसम ही निकलेगा जब आप उस डेफिनेशन को समझेंगे पूरी तरीके से। इंप्रूवमेंट से कमाया हुआ पैसा बाहर रखता है, बाकी जो जनरली आप ऑब्टेन कर सकते थे वो, और अगर आपने कोई और प्रॉफिट ऑब्टेन किया है तो वो। तो मान लीजिए कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर के सूट इंस्टीट्यूट किया, जो कि आप सामने वाले से लेना चाहते हैं क्योंकि वो आपका राइट है, वहां पे अगर कोर्ट ने आपके फेवर में डिग्री पास कर दी तो ये फाइनल डिग्री हो गई। लेकिन अगर कोर्ट ने कोई इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया प्रॉफिट्स को लेकर के, जो कि सामने वाले ने ऑब्टेन किया है, सामने वाले ने रिसीव किया है, तो जो ये ऑर्डर होगा या ये पार्ट होगा, ये क्या होगा? पार्टली प्रिलिमिनरी। तो यहां आपने देखा पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल को, आपने फाइनल को देखा शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस में, आपने देखा कि नंबर ऑफ फाइनल डिग्री हो सकती है। अब बारी आती है प्रिलिमिनरी डिग्री की, और प्रिलिमिनरी डिग्री जस्ट अपोजिट है फाइनल के, जहां अभी भी कुछ शेष है बताने को, यानी कंक्लूसिवली जो है हर चीज यहां पे अभी डिटरमाइन नहीं हुई है, कुछ शेष है अभी बताने को, तो इसको क्या कहेंगे? प्रिलिमिनरी डिग्री। अब फिर क्वेश्चन रेज होता है, क्या एक ही प्रिलिमिनरी डिग्री होगी किसी भी प्रोसीडिंग में? नहीं। यहां पे भी आप एक केस नोट कर सकते हैं, काशी वर्सेस आर चेटियर, काशी वर्सेस आर चेटियर 1947 का केस है। काशी वर्सेस आर चेटियर, जिस केस में साफ साफ कहा था कि प्रिलिमिनरी डिग्री भी नंबर्स में हो सकती है। तो आइए हम एक बार समराइज करते हैं इस पूरे टॉपिक को, सेक्शन 2 क्लॉज 2 को, क्योंकि काफी सारे प्रोविजंस को यहां पे हमने कवर किया है। जो स्टूडेंट नोट्स नहीं कर पाए हैं वो कोशिश करें कि दोबारा से वीडियो को देख के नोट करें, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और हम कोशिश करते हैं कि दोबारा से कवर करना स्टार्ट करें। तो जब हम डिग्री पढ़ते हैं तो ये मेनली आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पार्ट में पढ़ते हैं। 3 पार्ट क्या है? डिग्री और उसके एसेंशियल्स।
डिक्री क्या इंक्लूड नहीं करती, क्या इंक्लूड करती, यानी डीम्ड डिक्री और डिक्री व्हाट सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्या एक्सक्लूड करता है वो। और जो इसका तीसरा पोर्शन है वो है प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। आपने डिग्री को देखा कि ये लैटिन टर्म डिक्रेटम से डिराइव्ड है। आप ऑर्डर 45 रूल 1 पे गए जहां पे कहता है डिग्री इंक्लूड्स फाइनल ऑर्डर। आप सेक्शन 2 क्लॉज 14 पे गए जहां पर कहता है कि ऑर्डर क्या होगा, किसी भी सिविल कोर्ट का जो डिसीजन होगा जो कि फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ आ रहा होगा और डिग्री नहीं होगा वो ऑर्डर होगा। आपने जजमेंट देखा सेक्शन 2 क्लॉज 9 में जो कहता है जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर। डायग्राम देखा आपने। इसके बाद आपने देखा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो जिन्होंने सूट इंस्टीट्यूट किया तो वो जिसके फेवर में चला जाता है वो जजमेंट क्रेडिटर या डिग्री होल्डर हो जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में, और जिसके अगेंस्ट चला जाता है वो 2 क्लॉज 10 में जजमेंट डेटर हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने एडजुडिकेशन का मतलब जाना। वहां हमने कंसेंट डिक्री, कॉम्प्रोमाइज डिक्री का एग्जाम्पल देखा। फिर हम सूट पे गए, हंसराज मेहता वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड 1933 का केस देखा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए हम गए सेक्शन 26 पे, रीड विथ ऑर्डर 4 रूल 1 एंड रूल 2। फिर राइट ऑफ पार्टी जिसको लेकर के कंट्रोवर्सी है उसको जाना कि वो प्रोसीजरल भी हो सकता है और सब्सटेंटिव राइट भी हो सकता है। फिर हमने जाना कि यहां पर जो भी डिटर्मिनेशन होगा वो कंक्लूसिवली होना चाहिए, कुछ शेष बच ना जाए। और मैंने आपको एग्जांपल बताया कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो होता है वहां पे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं होता है। फिर मैंने आपको बताया फॉर्मल एक्सप्रेशन, उसके लिए हम गए ऑर्डर 20 पे जो कि जजमेंट एंड डिक्री से रिलेटेड ऑर्डर है, जहां हमने ऑर्डर 20 रूल 1 देखा, ऑर्डर 20 रूल 6 देखा जो कंटेंट ऑफ डिक्री बताता था, ऑर्डर 20 रूल 6A देखा, प्रिपरेशन ऑफ डिक्री बताता था 15 दिन। ऑर्डर 20 रूल 6 के बाद हमने ऑर्डर ए के बाद ऑर्डर 20 रूल 7 देखा, डेट ऑफ डिक्री वही डेट जिस दिन जजमेंट पास, डेट की डिक्री की पास होने वाली कोई डेट से मतलब नहीं है यहाँ। तो हमने ये डिक्री के पहले पार्ट को कवर किया। फिर हम गए क्या ये इंक्लूड करता है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट देखा, ऑर्डर 7 रूल 11 में मिल जाएगी पूरी लिस्ट आपको। रिटर्न ऑफ प्लेंट आपको ऑर्डर 7 रूल 10 में मिलेगा जिसको कि यहाँ इंक्लूड नहीं करता है। ऑर्डर 7 रूल 13 देखा जहाँ की आपका प्लेंट रिजेक्ट भी हो जाए तो आपके ऊपर ये बार नहीं लगाता है कि आप दोबारा से प्लेंट फाइल नहीं कर पाएंगे। फिर हम गए दूसरे टर्म पे जो भी इंक्लूड करता है सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्या, रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144। वो 2 पार्ट में बटा था, मैंने आपको बताया। एक फर्स्ट इंस्टांस ने एक के फेवर में पास किया, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर अपील में गया, अपील में रिवर्स हो गया। दूसरा मैंने बताया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच किया, सामने वाला सूट इंस्टीट्यूट किया, सूट रिजेक्ट हो गया, फिर वो एप्लीकेशन लगाता है कि चलिए ठीक है मेरा रेस्टिट्यूशन करा दीजिए। फिर हम गए कि ये क्या एक्सक्लूड करता है, तो ये 2 चीजें एक्सक्लूड करता है, हमने इसको देखा क्या क्या एक्सक्लूड करता है। एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, इसके लिए एग्जांपल आपको ऑर्डर 9 में मिल जाएंगे जो कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज की बात करता है। मैंने एक एग्जांपल भी बताया कि मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने कोर्ट फी पे नहीं की तो ऑर्डर पास हो सकता है डिसमिसल का, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट हो रहा है। किसके साइड से, प्लेंटिफ के साइड से। हाँ, शंकर वर्सेस चंद्रकांता। फिर ये कवर करने के बाद हम लोगों ने देखा कि क्या ये दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जिसको ये इंक्लूड नहीं करता। तो कहता है कि कोई भी ऐसा जुडिशियल डिसीजन जिसकी अपील लाई होगी कैसे, जैसे एक ऑर्डर की होती है, तो वह भी डिक्री नहीं होगा। और ऑर्डर की अपील कैसे लाई होगी या किस किस ऑर्डर की अपील लाई होगी ये एक्सप्रेसली सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में बताया है। ये सारी चीजें हम आगे भी कवर करेंगे, यहां आप मोटा मोटी समझ लीजिए। ऑर्डर 43 रीड विथ सेक्शन 104। और मैंने आपको फिर बताया कि ऑर्डर की सेकंड अपील लाई नहीं होती। फिर हमने देखा प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री पे हम गए जहां पर क्या हुआ, कुछ शेष है, बस आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि वहां कुछ ना कुछ शेष बचा हुआ है और जब वो दूर हो जाएगा तो वो फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्रिलिमिनरी डिग्री को हमने लेकर के देखा कि प्रिलिमिनरी डिग्री भी जो है नंबर्स में पास हो सकती है।
ठीक है। और इसको लेकर के हम लोगों ने केस भी देखा था, जो कि केस था हमारा काशी वर्सेस आर चेटियार 1947 का केस। फिर हम गए पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल पे, जहां मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, जिस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि फाइनल क्या हो रहा है और प्रिलिमिनरी क्या हो रहा है। फिर हम गए फाइनल डिग्री पे, जहां पे हमने शंकर वर्सेस चंद्रकांता का केस देखा, जहां पर साफ साफ कहा है कि फाइनल डिग्री, नंबर ऑफ फाइनल डिग्री पास हो सकती है। और फाइनल डिग्री क्या होगी, जहां पे कंक्लूसिवली क्या किया होगा, डिटरमाइन किया होगा सारी चीजों को। अब यहां कुछ शेष नहीं बचा। तो आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करेंगे, और मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप क्लास को अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिले। और जो यहाँ लाइव नहीं देख सकता है, वो आप छुप करके भी बैठ के देख सकते हैं, किसी की कोई मनाही नहीं है। आपको जानकारी लेने से मतलब है मैं आपको जानकारी दूंगा, मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप मुझसे जानकारी लें और आप भी मुझे दें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास कर रहे हैं, मैं सबको बता दूं, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूं। मैं LLM फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो आप कोशिश करिए, आप लाइव ना आ सकते हो तो आप अलग से टाइम निकाल करके देखिए, और आप कोशिश करिए कि नोट्स जो है आपके प्रिपेयर होते चलें पॉइंट टू पॉइंट। ये आपको प्रीलिम्स में बहुत बेनिफिट करेगा, ये मैं आपको बता दूं। और जो लाइव ना देख पा रहे हैं वो छुप के देखें, लेकिन देखिए आप। चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास अटेंड करने का, सबको बहुत बहुत शुक्रिया सबका।